आइस फॉर्मेशन ऑन पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड या लेक में आइस का फॉर्मेशन कैसा होता है वो इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आइस का फॉर्मेशन है उसके लिए आइस की डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वाटर कुछ ऐसा है, वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। वाटर कुछ ऐसा होता है कि उसकी एक एनोमलस बिहेवियर होती है। एनोमलस बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। एनोमलस बिहेवियर क्या होता है? अटपटा सा बिहेवियर। अटपटा सा बिहेवियर को क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर। कैसा अटपटा है मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करने लगता है ना, एक्सपैंड करता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ने लगती है। लेकिन जब टेम्परेचर कम करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है और उसकी वॉल्यूम कम होने लगती है। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब समझो बात को। वाटर की बिहेवियर अगर आप 100 से पहुंचते हैं 4 तक, तब तक तो आप टेम्परेचर कम किए, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक तो ठीक था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जब 4 से 0 तक जाते हैं ना, 4 से 0, तो वो एक्सपैंड करता है, उल्टा बिहेवियर शो करता है। फिर 0 के पीछे तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ इसका मतलब 4 डिग्री पे क्या हो रहा है? अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी, तो डेंसिटी समझना, डेंसिटी होता है आइस का वाटर से कम, डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। तो आइस की डेंसिटी कम है वाटर से, और आइस कहाँ बनता है? 0 डिग्री पर। इसका मतलब 0 डिग्री पे डेंसिटी कम होगा एज कंपेयर टू 4 डिग्री। तो इसका मतलब 4 से 0 जाते जाते उसकी डेंसिटी कम हो रही है। तो अगर डेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे आ रहा है? 4 डिग्री पे आ रहा है। उसके बाद तो डेंसिटी कम होने लग जाती है, और इसके पीछे फिर जो इधर को कॉन्ट्रैक्ट है यानी कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो मैक्सिमम यहाँ पर मिलेगा आपको डेंसिटी ऑफ आइस या डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, उल्टा अगर करो इधर से इधर तो ठीक है, ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करके इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर भी इसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे मिलेगी। तो इस पे अगर ग्राफ में बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होता है, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस में, तो 0 पे कुछ 0.9 के आसपास है, फिर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है और उसके बाद फिर अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करती है। तो ये जो डेंसिटी है ना, ये वाली डेंसिटी, ये 4 डिग्री पे आपको मिलता है 1 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 1 मिलता है आपको मैक्सिमम कब? 4 पे। तो देखो 0 से 4 पर उल्टा बिहेवियर शो कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है, जबकि डेंसिटी कम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो वो फैलता है। अगर वो फैलेगा तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगा। पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर शो हो रहा होता है। तो एनोमलस मतलब ऑपोजिट या सही नहीं होना, मतलब अटपटा सा। पर ये 0 से 4 के बीच में होता है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक पॉन्ड में जब आइस बन रहा होता है या लेक्स में जब आइस बन रहे होते हैं तो यही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है। तो इसीलिए जो कंप्लीट वाटर है वो फ्रीज नहीं होता है, कुछ लेयर तक आइस बनता है और नीचे पानी रहता है। इसलिए एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि 4 डिग्री तक ही नीचे वाला पानी जो है वो रहता है, वो फ्रीज नहीं करता। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह हो रहा होता है। मान लीजिए ये पॉन्ड है और नीचे वाटर है, ठीक है। तो बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव में चला गया, लेट्स से
-T डिग्री पे वो चला गया। तो ये जो वाटर है ना, इस वाटर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि 4 डिग्री तक पहले आएगा। अब 4 डिग्री आने के बाद जैसे ही 4 से कम होगा, जैसे ही 4 डिग्री से कम होगा वैसे ही उसकी डेंसिटी कम होने लगेगी। तो 4 डिग्री वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी और 4 डिग्री से कम टेम्परेचर में जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो भारी होगा, वो नीचे जाने शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं लेयर में कंप्लीट में बात करूं तो नीचे वाला लेयर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। उसके बाद आप ऐसे मान सकते हैं ये 3 हो रहा होगा, ये 2 हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा, ये 0 हो रहा होगा। तो आइस बनना ऊपर से शुरू होता है, ये चीज़ तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऊपर के लेयर में आइस पहले बनेगा और धीरे 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 इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन द आइस फ्रीजिंग टाइम, टाइम कितना लग रहा है फ्रीज होने में, और उसकी थिकनेस, आइस की थिकनेस कि कितनी बनी है और टाइम कितना लगा, उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो ये आप शुरुआत समझ पा रहे हो कि ये 0 डिग्री वाले के डेंसिटी कम है या 0 के आसपास इधर डेंसिटी कम है, इसीलिए ये ऊपर रहेगा, है ना, ऊपर रहेगा। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे आइस बनना शुरू होगा। ओके, और जैसे जैसे टेम्परेचर 4, मतलब आप अगर एटमॉस्फेयर की बात करें और एकदम से नेगेटिव नहीं हुआ है, धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो एक समय में 4 आया होगा, फिर 3 आया होगा, 2 आया होगा, तो 4 आने के बाद उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। उसके बाद जो भी टेम्परेचर होगा उसकी डेंसिटी उससे कम होगी, इसलिए वो भारी वाला जो पार्ट है वाटर मॉलिक्यूल वो नीचे चला जाएगा, और जिसकी टेम्परेचर कम होगी वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो टेम्परेचर का लॉस कैसे हो रहा है, कैसे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं, और फ्रीज कैसे किया ये आइस। ठीक है, तो इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म रेट से ही फ्रीजिंग हो रही होगी। ओके, लेकिन कुछ पॉइंट इस पे आते हैं, समझ में आएगा कि कुछ चीज़ जरूर कांस्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल इतना आप आइस के बारे में समझिए और फिर इसको उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइस की बिहेवियर जो है या वाटर की जो बिहेवियर है वो एनोमलस बिहेवियर शो होता है 4 डिग्री के आसपास। ठीक है, इसकी जो बनावट है ना आइस की, वो अंदर में केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण स्पेस ज़्यादा होती है, और स्पेस ज़्यादा होने के कारण, वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण डेंसिटी कम हो जाता है आइस का। ठीक है, इसीलिए सेम मटेरियल है, वाटर का ही वो पार्ट है, बट उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। चलो फिर अब इस पे मैथमेटिक्स एनालिसिस का करते हैं कि किस तरह से टाइम पे थिकनेस डिपेंड करेगा। ओके, तो आइए रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं थिकनेस और टाइम के बीच में। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉन्ड है, ये रहा ऐसे पॉन्ड। ठीक, बाहर का टेम्परेचर क्या है, -T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ही ठंड पड़ रही है। ठीक है, और मान लेते हैं कि आइस एक्स लेयर का ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, इतने आइस जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, इतने आइस बन चुके हैं, ये आइस फॉर्म हो चुका है इतना। ठीक है, ऐसे इतने आइस फॉर्म हो चुके हैं। तो मान लेते हैं ये लेयर कितना है, x है, तो x लेयर ऑफ आइस हैज़ ऑलरेडी बी फॉर्म्ड, आइस इतना बन चुका है। ठीक है, अब इस जगह पे जो x लेयर बन चुका है आइस का, उसके नीचे क्या है, इसके नीचे वाटर है। क्या है, वाटर, कंप्लीटली वाटर है। ठीक, और यहाँ पर अपना बॉटम है, ये अपना बॉटम है। तो बॉटम का टेम्परेचर आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और ये आइस जो है वो कितने पर है, 0 डिग्री पर है। ठीक है, ये 0 डिग्री पर है। अब सुनो, मान लेते हैं dt टाइम पर नया आइस जो बन रहा है वो इतना लेयर का बन रहा है, ये। ठीक है, ये न्यू आइस फॉर्म इज दिस, और इसकी थिकनेस क्या है, dx, और इसमें टाइम की कितना लगा, t टाइम पे इतना है, ये dt टाइम पे इतना फॉर्म हो रहा है। तो चलो ये सारी पॉइंट लिख लेते हैं। इन t टाइम आइस ऑलरेडी
formed is x, ठीक है ना, formed thickness है ये is x, ठीक. in dt time ice formed is of thickness, कितने थिकनेस का बन रहा है आइस, dx का. तो dx लेयर का नया आइस बन रहा है, ठीक है. अब ये कैसे बन रहा होगा, इससे जब तक हीट एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे वो आइस नहीं बनेगा. आइस तभी बनता है जब उससे हीट बाहर निकाला जाता है. इसका मतलब ये इतना लेयर जो है वो हीट लूज कर रहा है. तो वो हीट कहाँ जा रहा होगा, तो सराउंडिंग में जा रहा होगा. तो सराउंडिंग में किस तरह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे एक मीडियम है, देखो आइस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इस आइस के थ्रू हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है. ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. तो हीट जो यहाँ से निकल रहा है ना, वो आइस के होते हुए आइस के थ्रू ऐसे निकल जा रहा है हीट, ठीक. तो दिस इज लॉस ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट. तो हीट ट्रांसफर, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है. किस मोड में हो रहा है बच्चों, देखो ये कंडक्शन मोड में हो रहा है. तो कंडक्शन में हीट का जो भी फ्लो होता है वो किस तरह से लिखते हैं, तो ये कंडक्शन में आपको क्या चाहिए, आपको एरिया चाहिए, आपको लेंथ चाहिए, आपको कंडक्टिविटी चाहिए और टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए. तो रेट ऑफ हीट फ्लो आप बता सकते हैं, ठीक. तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ कैसे हम लोग निकालते थे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट करंट. तो हीट करंट, हीट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसकी लेंथ क्या है x. जो लेयर फॉर्म हो चुका है आइस का वो लेयर आपने लिख दिया x. इसकी एरिया क्या लेंगे, तो एरिया लेंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होता है. तो ये आप ऐसे फॉर्म ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉन्ड है या जो लेक है उसका ये ऊपर वाला जो सरफेस है वही एरिया होगा, ठीक है. तो उसको मैं ले लेता हूँ a, ठीक है. a आपको लग रहा हो कि बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एरिया होगा सर, क्योंकि पॉन्ड और लेक में के सरफेस बहुत बड़ा होता है एरिया का, ठीक है. कोई बात नहीं, पर वो एरिया जो है वो बाद में कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो हीट लॉस थ्रू आइस लेयर इन फॉर्म ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना. कंडक्शन के फॉर्म में हीट लॉस हो रहा है, ठीक है. एट द रेट, तो रेट किस रेट से हो रहा है, तो आई ले लेते हैं ना, आई लेते हैं, हीट करंट को आई लेते हैं. तो वो क्या आ रहा है देखो, तो के ऑफ आइस लेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ आइस, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है. उसके बाद लेते हैं एरिया, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आप एक्स फिक्स किए हुए हैं अभी. तो एक्स लेयर जो बनेगा उसका ऊपर वाला एरिया तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, चाहे जितना आइस नीचे बने ऊपर का एरिया तो जो रहेगा वो उतना ही रहेगा. तो ये भी है कांस्टेंट. टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, अभी यहाँ पे 0 डिग्री बन चुका है, ठीक है. बाहर की कितना है -T. तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 0 माइनस T. ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो बस T टाइम पे जो लेयर बना है वो लेयर तो फिक्स है ना. तो इसका मतलब ये जो x है ये टाइम चेंज होने से x भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी जिस रेट से हीट निकल रहा है वो फिक्स है क्योंकि x फिक्स है. अभी इस इंस्टेंट पे जो x है वो फिक्स है. इसका मतलब ये जो फ्लो रेट है उसको अपन कांस्टेंट मान सकते हैं. इसका मतलब मुझे फोरियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कहने का मतलब ये है. तो ये dq/dt जो है वो कांस्टेंट पड़ रहा है, ठीक है. अब सुनो, इसको कहाँ लेके जाएंगे वहाँ पर आपको दिखाता हूँ. ये जो हीट करंट है ये फ्लो रेट है. फ्लो रेट हीट का कहाँ से हो रहा है, इस आइस से होते हुए जा रहा है. कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो जो नया आइस बन रहा है उससे. किस फॉर्म में हीट फ्लो हो रहा है, किस हीट का ट्रांसफर क्या है, कंडक्शन के थ्रू. तो कंडक्शन में हीट लॉस किस फॉर्मूले से होता है, इस फॉर्मूले से होता है. तो कंडक्टिविटी ऑफ आइस, एरिया ऑफ अपर लेयर एंड टेम्परेचर डिफरेंस, ये हो गया अपना हीट करंट. अब यही हीट जो लॉस हो रहा है वो आइस के थ्रू हो रहा होगा. तो आइस जो फॉर्म हो रहा है, आइस फॉर्म जो हो रहा है उससे हीट जो निकल रहा है वही कंडक्शन के थ्रू फ्लो हो रहा था. तो इससे हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया आपने, कितना एक्सट्रैक्ट किया, तो हीट एक्सट्रैक्टेड
फ्रॉम आइस, क्या होगा वो होगा जो मास आपका बना, dm मास बना है आइस का, नया आइस जो बन रहा है ये इतने लेयर का dm मास है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यही होगा। तो ये हीट जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है वही तो हीट इससे ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये था रेट, ये रेट है, तो इससे हीट आप कैसे लाएंगे, तो dt टाइम में कितना हीट आपने निकाल लिया, ये तो रेट था, पर सेकेंड आया था, तो इसमें रेट निकालोगे, रेट से जब हीट निकालोगे तो वो कैसे लिखोगे, लिखेंगे आई डी टी, है ना, आई डी टी इज इक्वल्स टू डी एम। अब डी एम मतलब क्या हुआ, इतने छोटे लेयर का मास, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मैंने जो अभी बताया आपको, उससे आप मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास, ऐसे बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे ये समझना होगा आपको, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस ही ले लेने वाले हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लेंगे, देखिए ये ऊपर वाला जो लेयर था उसकी एरिया क्या लिया आपने, ए, ऊपर ऐसे जो लेयर बन रहा है वो ए बन रहा है, तो इसकी भी एरिया क्या होगी ए, और इसकी लेंथ क्या है या थिकनेस क्या है dx, तो वॉल्यूम क्या हुआ a dx, वॉल्यूम हो गया a dx, a dx, ठीक है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, ये हो गया आई डी टी के इक्वल। अब आई का वैल्यू यहाँ से डालो, तो आई की वैल्यू यहाँ रखोगे, क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ आइस इनटू एरिया ऑफ आइस इनटू टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय x, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू थिकनेस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस। तो देखो यहाँ से एरिया और एरिया कैंसिल हो गया, साथ में यहाँ पे dt भी होगा, dt में मिस कर गया हूँ, dt ऐसे, ठीक है, तो दोनों से एरिया एरिया कैंसिल। अब मुझे टाइम और x के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो dt को यहाँ अकेला छोड़ दो, dt को अकेला छोड़ देता हूँ मैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस कांस्टेंट रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कांस्टेंट रहेगा, कंडक्टिविटी ऑफ आइस कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो अभी चेंज नहीं हो रहा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट है -T डिग्री सेल्सियस, तो अभी भी वही है, तो ये सारे टर्म कांस्टेंट है। ये x चला गया इधर, x इधर चला गया, तो dx के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिसमें t इक्वल्स टू 0 पे कितना था आइस, कुछ भी नहीं बना था, 0 था, तो t इक्वल्स टू t पर x लेयर बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, ये आपको बताना था। अब इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, तो क्या आंसर आया बताओ बच्चों, आंसर क्या आ रहा है, t इधर आ गया आंसर, और इधर क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, कंडक्टिविटी ऑफ आइस इंटू t इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये। तो कंक्लूजन क्या निकला, देखना जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि जो टाइम है ना, टाइम वो लेयर के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो, मतलब अगर 2 सेंटीमीटर आइस बनने में 3 मिनट लगे हैं, तो 4 सेंटीमीटर आइस बनने में 6 मिनट नहीं लगेंगे, उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2 इक्वल्स टू x1 बाई x2 का होल स्क्वायर, ऐसे आप दो लेयर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग टाइम एंड थिकनेस इज दिस, ठीक है। तो इसको आप खुद लिखो, और इस पर अब अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि थिकनेस और टाइम गैप अगर पूछा जाए, टाइम का इंटरवल पूछा जाए और टोटल टाइम पूछा जाए, तो एक रेशियो में बन के आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे वो फॉर्म होगा, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जब आइस फॉर्म हो रहा है ना,
तो मैंने कहा कि कुछ एक पर्टिकुलर लेयर ही फॉर्म होता है और नीचे पानी रह जाता है, पर जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और ये तो उस हिसाब से पूरी तरह से आइस फॉर्म हो जाना चाहिए पूरे लेक में, पर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं? वो ये है कि देखिए पूरे टाइम यहाँ से हीट का लॉस तो होता रहेगा, यहाँ से भी हीट गेन करने वाला है आइस। देख रहे हो ये 4 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस इतने पोर्शन से भी तो हीट ये गेन कर रहा है। तो ये इन रियलिटी क्या होता है कि कंटिन्यूसली ये हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, बॉटम से हीट पहुंच रहा है और ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है और वो हीट लूज भी कर रहा है बाहर। बट इनिशियली जो था वो रेट ऑफ हीट लॉस बहुत ज़्यादा था देन द रेट ऑफ हीट गेन फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो ये जो हीट लॉस है पहले ज़्यादा इसलिए था क्योंकि लेयर जो था वो बहुत छोटा बना हुआ था। अब उस फॉर्मूला जो आप देखें यहाँ पे जो मैंने लिखा था, जो हीट करंट था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x निकल के आ रहा है। तो लेयर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ हीट लॉस कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब आइस से हीट जो लूज कर रहा है बाहर वो कम होगा और यहाँ बॉटम से जो हीट गेन कर रहा है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा एक समय में कि ये जो आइस है ना, आइस से जो हीट लूज हो रहा है और ये जो हीट गेन कर रहा है वो एक समय में दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे समय में क्या होगा, अब आइस नया फॉर्म नहीं होगा क्योंकि जो भी हीट बॉटम से वो गेन कर रहा है आइस, वो सारा का सारा बाहर एटमॉस्फेयर में लूज हो जाएगा। तो इससे जितना हीट रेट ऑफ हीट फ्लो इससे जितना हो रहा है उतना ही अगर इससे भी हो जाए तो उसके बाद आइस का नया फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या समझ पाए? एक बार फिर से बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली ना ये बॉटम से आइस हीट जो है वो गेन कर रहा है क्योंकि बॉटम लेयर नीचे वाला जो वाटर है वो इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इस वाटर की कंडक्टिविटी, इसको समझ लो कि एक कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। वाटर को भी मैंने समझ लिया एक लेयर बन चुका है। तो वाटर से जो कंडक्शन के थ्रू हीट पहुंच रहा होगा वही हीट का लॉस अगर आइस से बाहर सराउंडिंग में हो जाए तो उसके बाद फिर नया आइस नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हीट ये लूज कर रहा है वो इससे हीट गेन भी कर ले रहा है। तो जितना हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस हो गया तो नया फॉर्मेशन होगा ही नहीं, फिर वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक। इसीलिए एक पर्टिकुलर लेयर कांस्टेंट लेयर ही बना रहता है आइस का लेक पे, उसके बियॉन्ड नहीं बनता, ठीक है, एक फिक्स हो जाता है। तो कब जाके फिक्स हो जाएगा? जब इनकमिंग हीट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट, इन दैट केस इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश। तो वही पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि अंडर इक्विलिब्रियम हीट रेट ही बोलना चाहिए था मुझे, आई थ्रू आइस इज इक्वल्स टू आई थ्रू वाटर। अगर ये हो जाए इन दैट केस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो लेयर आप कैसे देखोगे? मान लीजिए ये x1 लेयर है, x1 लेयर आइस बना है और x2 लेयर वाटर का बचा हुआ है। तो इसमें भी कंडक्शन होगा और इसमें भी कंडक्शन होगा। तो दोनों कंडक्शन का करंट का जो रेट है या हीट करंट जो है वो अगर इक्वल हो गया तो फिर आइस का लेयर फिक्स हो जाएगा। तो आइस के थ्रू जो लॉस हो रहा है, आइस के थ्रू ये वाला, इस पर आप क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ आइस इंटू एरिया ऑफ आइस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो -T और 0 का डिफरेंस है, तो 0 माइनस T दैट इज T। लिख दो यहाँ पे 0 माइनस T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना लेयर बना है? x1 लेयर बना है आइस का, और वाटर की कंडक्टिविटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक। एरिया वही रहा और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 लेयर। तो यहाँ से एरिया और एरिया कैंसिल हो गए। तो लेयर का जो रेशियो निकल के आ रहा है x2 बाय x1 इज इक्वल्स टू k वाटर बाय k आइस, ठीक है, इनटू वाटर के साथ 4 होगा मल्टीप्लाई और आइस के साथ T होगा मल्टीप्लाई। T मतलब वो T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये 4 डिग्री सेल्सियस।
तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेयर बन जाता है। समझ में आया? तो यही चीज होता है जिसके बियॉन्ड आइस और फॉर्म नहीं होता। अब ये जो रिलेशन निकल के आया है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टाइम का रेशियो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक्स लेयर बनने में t1 टाइम लगा या t टाइम लगा, तो अगला और एक्स लेयर बनने में, सेम एक्स लेयर बनने में कितना टाइम लगेगा? तो सेम अगर आप देखो तो टोटल कितना हो गया? ये 2x हो गया। तो आप लिखेंगे इतने का टाइम लिखेंगे t1 और ये पूरे का टाइम क्या हो जाएगा? t2 हो जाएगा। तो t2 बाई t1 इक्वल्स टू x2 बाई x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेम लेयर बनने में टाइम जो है वो सेम नहीं लग रहा है या सेम रेशियो में नहीं हो रहा है वो, ठीक। क्या आ रहा है देखो, t2 इज 4 टाइम्स t1 आ गया, ठीक है। तो सेम लेयर बनने में यानी कि डबल लेयर बनने में टाइम डबल नहीं लगता है, 4 टाइम्स टाइम लगता है, ठीक है। तो पहले x बना, अब 2x बनने में 2t नहीं लगेगा, 2t का स्क्वायर यानी कि 4t लगेगा, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली वो डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है जिसका टाइम उसका डबल हो गया। तो अगर मैं रेशियो पूछता, ठीक से एक बार एक और रिलेशन तैयार कर लेते हैं। अब मैं तीसरे तक पहुंच जाता हूँ, ठीक है। एक और लेयर बना लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये भी एक्स लेयर बना लिया। तो अब जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये वाला टोटल टाइम t3 हो गया। तो t3 को कितना टाइम लगेगा जरा देखना, t3 इज इक्वल्स टू 3x बाई x का होल स्क्वायर इंटू t1। ऐसे तो करोगे, t3 बाई t1 इंटू 3x बाई x का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ क्या कर रहा हूँ? x कैंसिल, तो ये हो गया 9t1। तो अब तीसरा जो टाइम है वो 9 टाइम्स आ रहा है। उसी तरह से चौथा टाइम अगर मैं लेता तो वो कि कितना टाइम आना चाहिए था? ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट वाला 4 का स्क्वायर होगा, सही है। 4 का स्क्वायर इंटू t1 ऐसे। तो अगर सेम थिकनेस उसको बनाना है तो टोटल टाइम का जो रेशियो आता है वो स्क्वायर टाइम्स आता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम का गैप निकालूं मैं, अगर टाइम इंटरवल पूछा जाए, टाइम इंटरवल अब टाइम इंटरवल क्या होगा सोचो। अगर मैं 2x लेयर की बात करूं या सेम लेयर बनने में कितना टाइम लगा, सेम लेयर बनने में कितना टाइम लगा वो पूछ रहा हूं आपसे। मतलब ये नया x बनने में कितना टाइम लगा, तो t2 माइनस t1 टाइम लगा है। पहले x बनने में कितना टाइम लगा? t1, यानी कि वो t दे रखा हूं मैं। फिर से नया x अगर बनेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो t2 माइनस t1 टाइम लगेगा। फिर से नया x बनने में कितना टाइम लगेगा? तो t3 माइनस t2 लगेगा टाइम। समझ रहे हो? मैं वही निकालना चाहता हूं, ओके। तो टाइम इंटरवल पहले वाले का कितना आएगा? तो डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। निकाल के देखो, t2 कितना है 4 और t1 कितना है 1, तो ये बन गया 4t1 माइनस t1 दैट इज 3t1, ठीक है। तो क्या समझ में आता है कि अगर इक्वल लेयर बनाना है, इक्वल लेयर, तो पहले जितना टाइम लगा था उसका 3 गुना टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरा टाइम गैप अगर देखो तो t3 माइनस t2 करोगे, तो t3 माइनस t2 करने से क्या आ रहा है? 9 को 4 से माइनस करोगे तो 9t1 माइनस 4t1 दैट इज 9 में से 4 गया 5t1, ठीक है। उसी तरह से नया अगला टाइम का गैप देखो तो ये कितना है? 16 है। ये 16 को 9 से माइनस करोगे तो 16 माइनस 9t1 दैट इज 7t1। तो अगर इनका रेशियो ले लिया जाए तो बहुत ही आसान है इसको याद करना। इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1:3:5:7:9 और इसका रेशियो क्या आ रहा है?
1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये टाइम का रेशियो आता है। तो मैं इसको कंक्लूजन में लिख देता हूँ कब इसको लगाना है कब इसको लगाना है, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए टोटल टाइम टेकन टू फ्रीज इक्वल थिकनेस ऑफ आइस, मतलब जो x था वो इक्वल अगर लेके चले तो टोटल टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, हर टाइम का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 1 4 9 16 25, ठीक है। तो ये आया था, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर ही आ रहा था पूरे टाइम। लेकिन अगर टाइम का गैप पूछा जाए, टाइम इंटरवल टू फ्रीज इक्वल थिकनेस ऑफ आइस आर इन द रेशियो, तो दोनों के स्क्वायर का दो इंटरवल के स्क्वायर का डिफरेंस है ये, ठीक है। तो ये ऑड इंटीजर निकल के आ रहा है 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किए जाते हैं। अगर रेशियो आपको पता है तो टोटल टाइम को आप रिलेट कर सकते हैं, और अगर टोटल टाइम सेम थिकनेस के लिए पूछा जाए तो हर थिकनेस का, या जो रेशियो पूछा जाए तो हर इंटरवल का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, सभी का स्क्वायर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है वो हमने इंटीग्रेट करके देख लिया, ठीक है। तो ये था आइस फॉर्मेशन ओवर लेक और ओवर पॉन्ड, ठीक। तो उसमें दो बातें आपको पता रखनी होगी कि एक तो आइस का डेंसिटी कम होने के कारण वो ऊपर आ जाता है, और वाटर जो है वो 4 से नीचे जाते पर डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, 4 पर मैक्सिमम होती है तो वो नीचे रहता है। फिर आइस का फॉर्मेशन शुरू होता है तो नीचे का टेम्परेचर रहता है ज़्यादा, तो वहाँ से भी हीट पूरे टाइम आ रहा होता है और वो एटमॉस्फेयर में भी लूज़ कर रहा होता है। तो अगर दोनों का सेम हो जाए, सेम टाइम पे हो जाए, तो ऐसे समय में इनकमिंग और आउटगोइंग हो गया बराबर, तो फिर लेयर थिकनेस जो आइस की बनी वो कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बियॉन्ड फिर नहीं बनेगा। ये दो बातें आपको पता रखनी है, और टाइम कैसे रिलेट होता है थिकनेस के साथ, बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है।